पीरियड में एक तो 10-15 मिनट फ्रेमवर्क में लग जाते हैं। अच्छा, आपका जो आज कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका, अच्छा ये सारे नहीं, मैंने कहा और आईडीज आ सकते हैं, लेकिन जिनकी टर्न है ना वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। जैसे अगर आज आईडीज की क्लास है तो वो ऑनलाइन अगर होंगे तो एक्शन ये सिर्फ है। बाकी अगर सीटिंग कैपेसिटी है तो कोई आगे ज्वाइन करेगा होना तो चाहिए, लेकिन वो अपने रिस्क पे, क्योंकि कोविड-19 है, वो अपने रिस्क पे आ सकते। एक और चीज के अभी गूगल के कोर्स ये जनरेटली वर्क इसलिए आपको लिंक करें। मैं जैसे हम कोर्स आते हैं फिर आपको अच्छे से गूगल करें तो अभी जनरेटली वर्क इनसे कैसे करें तो डिपार्टमेंट से जनरेट करते हैं या मैं ऐसे करता हूं जब तक हो जाएगा एक कर देंगे उस वक्त मैं आपको ईमेल के थ्रू लिंक भेज लेक्चर। और कितने लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए था फर्स्ट डे सीजीपीए चाहिए कि आप सीजीपीए माइनर करेगा 3.0 आप 3.0 और किसी 3.7 को तो खुद आगे बढ़ाना चाहिए। और भी कुछ ये नहीं अभी प्रीवियस क्लास का ही लेक्चर में इधर से कर लेता हूँ मूडल से। जी आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छा जैसे एक चीज नोट कीजिएगा जो लेक्चर कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे वो भी साथ में जाए तो ऐसे कुछ डिस्कस नहीं इन फ्यूचर में पीछे चला जाता है तो उसको खुद से एफर्ट करेंगे तो आप उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हाँ मेरे ऑफिस क्लास में इससे डिस्कस कर सकता है इस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं बस मेरे ऑफिस क्लास होते हैं कि लेक्चर मिस कर जाते हैं तो आप ऑफिस क्लास में
50% और दूसरा मैंने बताया यूट्यूब चैनल में मेरा ये सारे लेक्चर बड़े होंगे आपको इशू नहीं होगा आप सुनते हैं फिर इशू होते तो ऑफिस आवर्स में बहुत कम होता है कि ना तो अदरवाइज ऑफिस आवर्स में ये सेशन कर रहे हैं प्रीवियस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन इस तरह स्लाइड कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा जाए तो सर मैंने एक बार मेंशन की थी ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप कोई काम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एफिशिएंट वे से करनी चाहिए यूजिंग मैथमेटिकल वे सीधा कंप्यूटर में बैठ के प्रोग्रामिंग इनएफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा उससे और एक और टर्म मैंने यूज की थी वो टेक्निक होगी तो आपके माइंड में आ रही होगी ब्रूट फोर्स को आप ये कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल से ही आप आंसर ले रहे हैं ये हिट एंड ट्रायल ब्रूट फोर्स की एक और अच्छी एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं ये जो मेरे ख्याल में इसके पास आना चाहिए वॉइस का प्रॉब्लम दूसरे को आप ये कह सकते हो कि फोर्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल है एक बैग के अंदर डिफरेंट कलर के बॉल्स में डाल दें और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से रेड बॉल कोई एक आध रेड जरूर है तो उसको आपने बताना है कि रेड है या नहीं यही है तो आपके पास क्या वे होगा आप बैग में नजर नहीं आ रहा आपको कि क्या है आपको उसमें से एक बॉल को निकालना पड़ेगा जब एक एक बॉल को आप निकालोगे पॉसिबिलिटी है कि वो रेड बॉल लास्ट पे वर्स्ट केस तो यही है ना कि अगर वो रेड बॉल है तो वो लास्ट पे ही आपकी अटेम्प्ट हो तो अगर वर्स्ट केस लें तो आपकी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितनी होंगी जितने नंबर ऑफ बॉल्स तो जितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं उतनी अटेम्प्ट्स लेंगे तो ये तो इंटेलिजेंट वे ना कि जी आप उसको इस तरह से तरीके से फाइंड आउट करो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स उसका टाइम क्या होगा उतनी होंगी अगर 100 बॉल्स हैं हम कहते हैं कि 100 अटेम्प्ट्स में आए लेकिन इससे भी एफिशिएंट वेज हैं उस रेड बॉल को निकालने के लिए तो वो भी डिस्कस कर लेंगे तो आप उनको हाफ बॉल अगर कर लें अलग अलग और उनको फिर फर्दर इस तरह ये उसकी टेक्निक्स हैं एल्गोरिदम नेक्स्ट आप सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं आई थिंक 100 अगर हो 50 25 तो जिसको आप बाइनरी सर्च करें उससे भी वो निकल सकता है तो 100 का लॉग लें 25 30 हाफ करें 6 ऐसी 6 अटेम्प्ट्स में ये बॉल डिटेक्ट हो सकता है तो इट मींस ये तो पता चला कि वो जो एक बॉल आप निकाल रहे हो ब्रूट फोर्स है तो ब्रूट फोर्स इनएफिशिएंट है लेकिन एक्यूरेसी उसकी भी है वो भी बॉल आपको बॉल बताएगा कि रेड बॉल है आप ये नहीं कह सकते कि ब्रूट फोर्स एक ऐसी टेक्निक है जो आंसर ही नहीं दे पाए नो इनएफिशिएंट मींस जरा स्लो रिस्पांस हो और वो इतनी जल्दी से आंसर नहीं करे तो जाहिर है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं सीखना आप लोगों ने कि आपने उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को बल्कि आपने एफिशिएंट वे से सॉल्व करना है तो इसलिए मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट आती है तो ब्रूट फोर्स का अगर आइडिया हो गया सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम ब्रूट फोर्स के साथ सॉल्व करते हैं तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ये क्या चीज़ है और बाद में ये मैथमेटिक्स बनी कैसे है इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी हालांकि फर्स्ट डिस्कशन यही होनी चाहिए थी कि ये मैथमेटिक्स कैसे बनी तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स ले रहा हूँ पहले ऑलरेडी बना हुआ मॉडल आपके सामने पहले इसके ऊपर इसको सॉल्व करते हैं बाद में देखेंगे ये बना कैसे है तो फिर हम इसको बनाएंगे खुद से भी बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव इसको बनाना और सॉल्व करना है तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं बनाना है सॉल्व करना है मैं अभी बना हुआ दे रहा हूँ बाद में बना लेंगे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है पहले तो ये बात है मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था ऑप्टिमाइजेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग पे हमने डिस्कशन की थी ऑप्टिमाइजेशन तो ये होता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके मोर देन वन सॉल्यूशन वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और उनमें से कोई एक ही बेस्ट होगा ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसे प्रॉब्लम जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो उसको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से सॉल्व किया जा सकता है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तो अगर आपको किसी बुक में किसी इंटरनेट पे ये देखना हो कि ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है या नहीं लीनियर प्रोग्राम से रिलेटेड है या नहीं सिर्फ दो चीजें आपने देखनी है तो मैं इधर दिखाता हूँ
एक मैक्सिमम के साथ एक इक्वेशन होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग है तो इक्वेशन लीनियर होगी, मीन ये जो वेरिएबल्स हैं पावर 1 के साथ होंगे, x स्क्वायर x3 इस तरह की चीज नहीं होगी। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की जैसे। तो ये लीनियर लाइन कोई चीज होगी और उसके साथ मैक्स लगा होगा। तो इसका मतलब है कि आपके सामने जो भी मैथमेटिक्स है अगर उसमें एक लाइन इस टाइप की हो तो आप इसको हम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं आप। जाहिर है वो ऑब्जेक्टिव या मैक्सिमम होगा या मिनिमम, क्यों? प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन का, और ऑप्टिमाइजेशन में बेस्ट आंसर लेना होता है। तो आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का भी हो सकता है और मिनिमम ऑब्जेक्टिव का। दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के, तीसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये मैंने मैक्सिमम का केस लिया हुआ है। इसकी टर्म इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं जस्ट इनके नेम्स बताने लगा हूं आपको। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये सेट। तो दो ही अगर आपके पास ये दो चीजें आ रही है कंस्ट्रेंट्स यानी इनइक्वालिटीज, ये इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आपका कोई मॉडल है उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं यानी सेट ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, इट मींस ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है। तो ये तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बड़ी सिंपल टर्म। हाँ, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके ये जो बीएस का कोर्स है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आपके कोर्स का पार्ट नहीं। एडवांस लेवल पे अगर आप एमफिल करोगे उधर लीनियर प्रोग्रामिंग अगर कोर्स पढ़ना चाहोगे एडवांस ऑपरेशन सर, तो उसमें टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी एड्रेस, आपको कहने का मतलब है टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन आपका कोर्स सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर होगा। तो ये तो रिकग्निशन आपको बता दी कि आपको कहीं ऐसी मैथमेटिक्स नजर आती है और आप देखते हो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, ये सिंगल होगा, इसकी लिमिट 100 भी हो सकती है, ये इनइक्वालिटीज 200 500, ये डिपेंड करता है आपकी उस प्रॉब्लम पे जिसको मॉडल किया गया। तो ये जो रियल लाइफ एक सिनेरियो है जिसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको मैथमेटिक्स में लेके आए, बाद में उसको सॉल्व करना है। तो मैंने यही फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आपको जो भी प्रॉब्लम दिया जाए अगर वो ऑप्टिमाइजेशन है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कैंडिडेट है। इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन, ये सारी डिस्कशन होगी, कैसे देखेंगे कि ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन तो है लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग से, इसको भी एड्रेस करेंगे। तो अभी फिलहाल आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको सॉल्व करके देंगे। एक तो ये है जैसे आपको इस तरह का सिनेरियो मिले, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इट मींस ये कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम का ये एलपी मॉडल, इसको मॉडल कहेंगे, मैथमेटिकल मॉडल, एक टर्म यूज होती है मैथमेटिकल मॉडल। ये पूरे प्रॉब्लम इस साइंस को कैप्चर किए हुए हैं। और प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, ये ऐसी एग्जांपल है, इसको तो आपको फिंगर टिप्स पे याद करना होगा। अगर मैं फ्यूचर में मिड तक आपको ये चीज याद हो, मैं आपको कहूँ एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आप कह सकते हो मैक्स b इक्वल टू 5x1 प्लस 4x, जैसे मुझे याद है। और कहूँगा कंस्ट्रेंट्स क्या आप बता सकते हो 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। तो ये आपको पूरा एक स्टूडेंट मुझे प्रीवियस सेमेस्टर में कहा इनको आप याद क्यों करवा रहे हैं, उसकी रीजन है ये थी कुछ सब्जेक्ट्स में एक प्रोटोटाइप एग्जांपल होती है, वो पूरे सब्जेक्ट को सिखा के जा रही है। इस प्रॉब्लम में इतनी कैपेबिलिटी है, जितने फीचर्स आपके कोर्स में हैं जो हम एंड लास्ट लेक्चर तक करेंगे, इसी एक एग्जांपल को लेके पूरा सब्जेक्ट सिखाया जा सकता है। तो अगर इसी एक एग्जांपल से पूरा सब्जेक्ट सीख सकते हो तो इट मींस इस एग्जांपल को फिंगर टेस्ट पे याद होना चाहिए आपको, ये है क्या, तो याद हो जाएगी। वैसे इतनी दफा इसका जिक्र होगा ये वैसे याद होगा। अब देखिए ये बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये अमेरिकन एक कंपनी है जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, वो पेंट बना रही है, टू टाइप्स की, इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट। आप देखा इंडोर पेंट की क्वालिटी और होती है, जो आउटडोर होता है उसकी डिफरेंट होती है। तो दो डिफरेंट पेंट्स बना रही है, एक है इंटीरियर पेंट और एक है एक्सटीरियर पेंट। अब ये नहीं पता फ्रेम में अगर उनको नजर ही आए कि कुछ नजर, आप लोग तो देख रहे हैं और इधर हम इंटरेक्शन हो रही है। हाइब्रिड में ये भी प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन उनको कोई इश्यू है, वैसे मेजॉरिटी इधर ही है, ऑनलाइन कम लोग ही होंगे। ऑनलाइन कुछ सुन रहा है मुझे प्लीज, 3 और 4 स्टूडेंट्स।
चलिए, अच्छा, बात ये हो रही थी कि ये प्रॉब्लम जो आपके पास है एलपी मॉडल, ये एक पेंट इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है और एक कंपनी है जो दो टाइप्स का पेंट्स बना रही है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मार्केट में सेल करना, मैन्युफैक्चर करने के बाद उस प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद सेल करना है। तो ये जो बनाने की कॉम्पोजिशन है वो ये, और उसको किस प्रॉफिट पे देने, वो प्रॉफिट्स ये। तो ये उस कंपनी को मॉडल क्या देगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट को ले सके। जैसे मैंने कहा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो नहीं सकता, अगर वो इस लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट वो ले सकता है। इस पूरे प्रॉब्लम में वो 21,000 डेली प्रॉफिट उनका निकल रहा है इस प्रॉब्लम में। और मैंने जैसे कहा ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, ये मैक्स असल में प्रॉफिट है। तो ये जो उसको प्रॉफिट मिलेगा $21,000 डेली, इस कंपोजिशन में इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग यूज ना करो, उसी तरह वो जो फॉर्मूला है पेंट्स को बनाने का, तो आप $21,000 नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के बगैर कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स से कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरे प्रॉफिट्स पे आप जा रहे हो। मसलन आप 21,000 ले सकते हैं, उसको एफिशिएंट वे में सॉल्व किए बगैर या सॉल्व नहीं कर रहे तो आप $10,000 ले रहे हैं, तो आप देखिए कितना प्रॉफिट वो लूज कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के जरिए हाँ, इसका ये क्लेम है कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता। तो जो भी बेस्ट प्रॉफिट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग वो उनको गाइडलाइन देगी कि ये आप इस तरह से इसको आगे मार्केट में सेल कर सकते। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि एक कंपनी है रेडीमिक्स, ये उसका प्रॉब्लम मॉडल किया हुआ है। मैं बाकायदा ये रेडीमिक्स ने जब ये बनाया था पूरा इस क्लास में डिस्कस होगा ये बना कैसे। तो मैं अभी कह रहा हूँ, अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं कि ये जैसे बने ये भी डिटेल नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में मैं बता रहा हूँ। अभी आपके सामने ये मॉडल है, फिर हम इसको मैथमेटिक्स ले लेते हैं फॉर द टाइम भी, इसको सॉल्व करना है। आपके सामने मैथमेटिक्स हो, उसको सॉल्व करना है, क्या मतलब होता है इसका, यानी इसको सॉल्व करना है क्या, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, किस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, वेरिएबल्स। मैं असल में वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 2, x1 और x2। तो असल में देखा जाए x1 और x2 की कोई पेयर हमें चाहिए जो इसका सोल्यूशन होगा। और जैसे मैंने कहा ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये पेयर एक नहीं होगा, मोर देन वन पेयर्स होंगे, यानी सोल्यूशन तो पेयर ही है ना, तो मोर देन वन पेयर्स इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, बेस्ट। तो इस फर्स्ट करें मेरे पास एक पेयर होता है, मैं इधर पुट करता हूँ तो ये प्रॉफिट आ जाएगा ना, कैलकुलेट होगा। फर्स्ट करें मैंने एक पेयर दिया, पहले देखना कि ये सोल्यूशन है या नहीं, पहले सोल्यूशन डिसाइड करने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट करें निकलता है 10 इज इक्वल टू 10,000 $, 1000 इसमें स्किप किया हुआ है, तो बस यही है कि फिगर 10 निकली, आंसर आता है इसका 10। तो आप कहेंगे ये जो पेयर है, ये जो सोल्यूशन है, ये प्रॉफिट दे रहा है 10। हम कोई और पेयर अटेम्प्ट देंगे, अगर वो भी सोल्यूशन हुआ तो, अगर वो सोल्यूशन है दोबारा से पुट करेंगे, फर्स्ट करें उसका आंसर आता है 15। हम कहेंगे ये भी एक सोल्यूशन तो है लेकिन बेस्ट नहीं। और हम रैंडमली या ब्रूट फोर्स के जरिए कितनी पॉसिबल ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में से बेस्ट ऑप्ट करना ये लाइफ टाइम चाहिए अगर हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। तो उसके लिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन दे दिए कि ये आप 1-2 घंटे की अटेम्प्ट से वहां तक पहुंच सकते। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करना है इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन अभी आपने कहा जो अननोन वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज देखनी है। तो पहले इस एलपी मॉडल का सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखना। ऐसा पेयर सॉल्यूशन होगा, ये सिर्फ कंस्ट्रेंट सेक्शन से डिसाइड करेंगे कि वो सॉल्यूशन है। अगर वो पेयर इन सारी कंस्ट्रेंट 1, 2, 3, 4 कंस्ट्रेंट से, ये फिफ्थ भी कंस्ट्रेंट होती है लेकिन इसको हम इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट कहते हैं, ये बाइंडिंग है, ये ऑलवेज इसी तरह ही रहेगी, तो इसको इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो ये तो बाइंडिंग है, ये इन 4 की बात होगी। ऐसा पेयर जो इन सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे
वो इस पूरे एलपी मॉडल का सॉल्यूशन हो। अब आप कोई ब्रूट फोर्स यूज करनी है, पहले पहले प्रॉब्लम को तो सॉल्व करके देखें ना ब्रूट फोर्स, फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन की तरफ आए। तो मैं आप रैंडमली कोई पेयर बताएं जो इन सब में सेटिस्फाई करता है। ऐसी x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए और x2 की, दोनों की वैल्यूज आप बता दें, वो सॉल्यूशन है ये नहीं, वो इसके ऊपर टेस्ट करके हम देख लें। जी बताइएगा, x1 और x2 1 अगर सपोज कर ले, 1 मीन एक 1 है, x1 x2 क्या है, वो भी 1। तो इन्होंने एक सजेस्ट किया कि क्योंकि हम ब्रूट फोर्स के जरिए जा रहे हैं तो हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि जो अभी हमने गेस किया है तो सॉल्यूशन है या बाद में ऑप्टिमैलिटी की तरफ बाद में जाएंगे। तो अगर आप 1 लें तो ये देखें 1 ये 6 हो जाएगा, 4 into 1 4, 6 plus 4 10 और 10 लेस देन है 24, इट मींस सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पेयर 1 1 है फर्स्ट क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही पेयर सब में सेटिस्फाई करवाना है तब वो सॉल्यूशन होगा। अभी सिर्फ वो कैंडिडेट हुआ है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अंदर है 1 plus 2 3 3 less than 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। -1 plus 1 0 0 less than 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और 1 less than equal to 2, तो इसका मतलब है 1 1 x1 equal to 1 और x2 equal to 1 इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और इस पूरे प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का कैंडिडेट सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें हमने बेस्ट लेना है। इधर तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मोर देन वन सॉल्यूशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम। तो अभी एक कैंडिडेट सॉल्यूशन है, हमारा वो सॉल्यूशन होगा जो मैक्स जी के साथ होगा। इसमें जी क्या आ रही है 1 1, यहाँ से ये पता चल गया जी 1 1, ये x1 1 x2 1 सॉल्यूशन है। इधर रिप्लेस करें प्रॉफिट पता चले 5 into 1 5, 4 into 1 4, 5 plus 4 9। तो $9,000 x यानी 1 1 जो है ये प्रॉफिट मिल गया। अब हमने देखना है, एक तो हमें सॉल्यूशन मिल गया जो प्रॉफिट दे रहा है 9, किसी और सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और ब्रूट फोर्स है, चलने लगे तो जाएंगे इनफाइनाइट तक, लेकिन हम थोड़ा सा हिट एंड ट्राई से और पॉइंट्स में भी आंसर ये सॉल्यूशंस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर वैल्यूज। कोई और सॉल्यूशन गेस करें जो इनको सेटिस्फाई करे। 2 सर 2 करेगा। सॉरी दोबारा से बताइए। एक तरफ से आवाज आई है 1 और 2, जो ऑनलाइन है हमें वैसे इनसे पूछना चाहिए, लेकिन वो उनकी आवाज में थोड़ा सा नॉइस थी। 1 2 1 2 मींस x1 को 1 ले रहे और x2 को 2 ले रहे। 1 1 सॉरी 1 2 6 plus 8, मैं फिंगर की बजाय ये पॉइंटर यूज करता हूँ क्योंकि उधर स्क्रीन शेयर से हमको ये हाइब्रिड में थोड़े से इश्यूज हैं। 6 into 1 6, 8 हो जाएगा। सेटिस्फाइड। 1 plus 4 5 सेटिस्फाइड। -1 2 1 less than 1 सेटिस्फाइड। इक्वल टर्म भी है, 2 less than equal to 2 satisfied. It means 1 और 2। मैं पहले x1 की वैल्यू बोलूंगा फिर बाद, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। प्रॉफिट देखेंगे क्या दे रहे हैं। 5 into 1 5, 4 into 2 8, 8 plus 5 13। इट मींस पहले वाले सॉल्यूशन ने हमें प्रॉफिट दिया था 9 13 प्रॉफिट, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट है ये नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। तो ब्रूट फोर्स आपको पता चल गया कि आप 1.1 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। जो फ्रैक्शंस में लेके आएंगे, कब कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इन सारी 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, वो है इनफाइनाइट, और आप ब्रूट फोर्स से इसका आंसर नहीं ले सकते। तो इट मींस आपको ये तो पता चल गया अभी तक जो हमने मैच्योर किया कि इस मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमें वो पेयर चाहिए वेरिएबल्स का जो इसका सॉल्यूशन हो और वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। मैक्स, ये मैक्स असल में पता क्या है, ये असल में इसका गार्ड है, ये हमने गार्ड बिठाया हुआ है।
जितने पॉसिबल इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ब्रैकेट में, इस मैक्स आपने पढ़ा होगा मैक्स फंक्शन सेट ऑफ वैल्यूज से मैक्स को उठा के देते हैं। तो वो और बात है कि इधर इनफाइनाइट है ना, तो वो एक्सप्लोर हो सकती है और इसके भी प्रॉब्लम है। जाहिर अगर वो एक्सप्लोर हो जाए तो ये उनमें से मैक्स को उठा के ब्रैकेट में, इस प्रॉब्लम का आंसर एक ही है। क्यों? मैक्स लगा हुआ है। सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट। अगर वो इनफाइनाइट सपोज करने एक्सप्लोर हो जाते हैं, इस मैक्स ने उसमें से मैक्स उठा के देने, जो मैक्स प्रॉफिट होगा वही जिस x1 और x2 की वजह से वो मैक्स हो रहा है, वो x1 और x2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल में वर्ड प्रीवियस लेक्चर में, ऑप्टिमल एक टेक्निकल वर्ड है जो बेस्ट आंसर के लिए फिक्स है। अगर मैं कह दूं ना ऑप्टिमल मीन इसका और बेस्ट वर्जन है, तो मैं इस ये ऑप्टिमाइजेशन है ना, ऑप्टिमल का वर्ड बार बार यूज हो, ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इस सब्जेक्ट। तो अभी यानी इस मैक्स का लगाने का मतलब ये है कि इसका एक ही आंसर होगा, और वो जो आंसर ये गार्ड देगा वो पेयर आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ये सी की वैल्यू को क्या कहेंगे? वो पेयर को हमने कह दिया सॉल्यूशन अगर वो ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन अगर वो मैक्स ही है, मैक्स सी को दे रहा है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो x1 और x2 की पेयर तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। z ऑप्टिमल वैल्यू कहेंगे, तो z को हम कहेंगे ऑप्टिमल वैल्यू, और जो पेयर होगा उनकी वैल्यूज को हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू दो चीजें इसके अंदर चले जाती हैं। जब भी मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इट मींस वेरिएबल की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, x1 x2 पेयर। और जब मैं ऑप्टिमल वैल्यू की बात करूं, इट मींस मैं प्रॉफिट लाइक कोई बात कर रहा हूं कि वो x1 और x2 प्लेस होंगे और जो z निकलेगा वो उस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल वैल्यू। तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये तो थी इंट्रोडक्शन कि एक एलपी मॉडल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, और हम इसमें जो टेक्निक यूज की है अभी तक तो मेंटल स्कैन, और इसको मैंने कहा है ब्रूट फोर्स। और ब्रूट फोर्स को अगर देखा जाए तो वो ये है कि आपने आंसर करना है ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को लेकर, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को लेके जब आपने आंसर करना है, वो ब्रूट फोर्स ही है। कोई एफिशिएंट वे होगा कि उससे भी शॉर्ट टाइम में अगर आप आंसर करें तो वो उसका एफिशिएंट वे होगा। अब मैं इसको देखें, जहां तक लीनियर प्रोग्रामिंग का ताल्लुक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? आप वैसे प्रोग्रामिंग क्या समझते हो? आपके सामने एक टीचर जो असाइनमेंट देता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व कर लेते हो पेपर के ऊपर कि जी ये इस तरह इन स्टेप्स के जरिए ये आंसर आ सकता है, और बाद में उसको कोड कर लेते हो, तो आप कहते हो जी मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया और इंप्लीमेंट भी कर लिया। सॉल्व मैं कहता हूँ जो पेपर पे आप कर रहे हो, सॉल्व भी कर लिया और इंप्लीमेंट भी कर लिया। लीनियर प्रोग्रामिंग में इस सिनेरियो को क्या कहेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, सबसे पहले आप उसका एलपी मॉडल बनाते हो। फर्स्ट स्टेप ये है कि एलपी मॉडल बिल्ड करें, और दूसरे स्टेप पे इसको सॉल्व करते हो, जो अभी मैंने ब्रूट फोर्स के साथ किया, किसी टेक्निक के साथ नहीं किया। तो जब सॉल्व कर लोगे तो आपको जो पेयर मिल रहा होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल वैल्यू, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला जो पेयर और जी की वैल्यू, आप समझ लें कि आपने सॉल्व कर लिया। तो दो स्टेप्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, एक एलपी मॉडल बनाना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, एक आपने उसका एलपी मॉडल बनाना है, और सेकंड स्टेप पे क्या करना है? उसको सॉल्व करना है किसी टेक्निक के थ्रू। अभी जो फर्स्ट टेक्निक आज से मैं स्टार्ट करने लगा हूं, और वो है इसका ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर में मैं बाकायदा स्केल लेके ग्राफ बना के समझाता था स्टूडेंट्स को, तो आप ऐसी आप उस वक्त स्लाइड बनी नहीं थी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड बना ली, कोशिश करता हूँ स्लाइड से समझ आ जाए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं बोर्ड के ऊपर भी वो ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। तो हम ग्राफिकल मेथड इसका सीखने लगे, और आप देखोगे ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं कैसे आप कैप्चर करते हो उस मैक्सिमम में, और अटेम्प्ट्स फाइनाइट अटेम्प्ट्स में। तो नेचर पता चल गई आज के लेक्चर। ये स्टेप तो मैंने स्किप किया है कि ये बिल्ड कैसे होगा। स्टेप तो दो ही है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग यही है, आपने मॉडल बिल्ड करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये जो मॉडल ऑलरेडी बिल्ड मैंने लिया, मैं दूसरा स्टेप करने लगा हूँ सॉल्व, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद इसको मॉडल को बिल्ड करके भी देखेंगे। तो अभी सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करने हैं आपने ग्राफ के ऊपर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप आपको जो
आज का लेक्चर अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इसी लेक्चर में ये स्लाइड कंप्लीट हो जाती है, इट मींस आपको आज ही रियलाइज हो जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है जिनके लिए लाइफ टाइम भी कम है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे। और ये देखिए किस तरह से ये ग्राफ आपको आसानी से, शुरू में तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, किसी को समझ भी ना आए, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ, समझ में आए, लेकिन ये चीज जरूर पता चल जाएगी कि फाइनाइट वे में ये सॉल्व हो रहा है, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है हम उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ट्रैक जरूर पता चल जाएगा आपको, डायरेक्शन समझ भी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने हर तरह के लोग पैदा किए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स किए हैं, माइंड दिया तो है, लेकिन जिसने जितना यूज करते हुए प्री रैक्स होते हैं। आपने मैट्रिक सही कंटेंट्स के साथ पास किया, आपने एफएस में सिलेक्टिव स्टडी जो की, तो जो पॉलिश होके आता है उसका और दूसरा जो कुछ चीजें स्किप करके आता है, फर्क तो होता है। तो वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। ये ग्राफ है आपके पास, और आज अभी मैं कह रहा हूँ कि ये मेथड मैंने 2, 3 या 4 लेक्चर इस पे लेके जाऊंगा। इट मीन्स अगर कोई इश्यूज होंगे आपको समझ में नहीं आ रहे, सब एड्रेस हो, और आपके ऊपर है कि आप मुझे कहें कि सर ये समझ नहीं आई, आपने मुझे रोक रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आती, मुझे कोई इशू नहीं, जब तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे मैं इसको एड्रेस करता रहूँगा। और 2, 3 ये एक प्रॉब्लम है, मैं 2 प्रॉब्लम को आपको इधर करवाऊंगा, और 4 लेक्चर्स तक ग्राफिकल मेथड दिए हैं। हाँ, 4 लेक्चर के बाद एक क्विज लेंगे, सब पता चल जाएगा। और क्विज हाइब्रिड में पता क्या होगा, जो आप इधर और जो डिवाइड हो गया आते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन जो आएंगे उनसे क्विज ले लेंगे, दूसरे से रिटर्न पे ले लेंगे, यही होगा ना। और वाले आएंगे। अच्छा, एक और कंफ्यूजन दूर कर लें, ये हमें भी पहले कंफ्यूजन हुई थी, जो ईमेल आई थी यूएनडी की तरफ से, सेशन 1 सेशन 2 इसी तरह डिवाइड किया। और सेशन 1 आपके फर्स्ट लेक्चर को कहते हैं मेरे ख्याल से, ऐसी है ना? yes, तो आपका फर्स्ट लेक्चर अगर गलत है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसके हिसाब से। लेक्चर 1 वीक का, वो और आईडी जो लास्ट में वो ऑन कैंपस होंगे। अगर वो घर पे बैठे हैं, फिर कह रहा हूँ मैं उनकी अटेंडेंस जूम से लिया करूंगा। अगर कोई और वाला घर पे बैठा हुआ, बेशक उसने सेशन ज्वाइन किया, एब्सेंट होगी, क्योंकि हमने उसको बुलाना है, हम उससे मिलना चाह रहे हैं, तो वो इधर ही आना होगा। हाँ, घर बैठा हुआ बड़ी खुशी से इधर आ जाता है, अपने रिस्क पे कोविड-19 के होते हुए बैठ जाता है, राइट। इसमें ये सेशन का जरा क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट लेक्चर ऑन आईडीज के लिए, सेकंड लेक्चर इवन आईडीज के लिए ऑन कैंपस, दूसरा बाय डिफॉल्ट घर वाला ऑनलाइन। अच्छा, तो ये बात हो रही थी कि इस ग्राफ में बहुत सी चीजें ऐसे मुझे अभी आपको बतानी पड़ेगी। उसका एक तरीका ये भी है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में आप ग्राफ पेपर लेके आ जाए, मेरे सामने अगर मैं प्रॉब्लम देता हूँ, सॉल्व करेंगे, जो चीज आपको नहीं समझ आएगी मैं आपके पास आकर बताऊंगा, तो मेरे ख्याल में जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती आप नहीं बोलते, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक लेक्चर जाया कर लूंगा, आप भी प्रैक्टिस के तो आप करोगे। और ये मैं बता दूं, जैसे तो केजी क्लास होती है, मैं ग्राफ को उस लेवल तक भी आपको करवाने के लिए तैयार हूं। आपको कहीं से भी प्रॉब्लम और अच्छी खासी इश्यूज आई हमें पता है, जैसे ग्राफ की स्केलिंग भी होती है। तो अभी मैं सिर्फ कुछ चीजें एज्यूम कर रहा हूँ और 1-2 लेक्चर्स तक लेके जा रहा हूँ। सिर्फ ये समझ, आज आपने सिर्फ आज का पर्पस ये है कि कम से कम आपको ये पता चल जाए, ये ब्रूट फोर्स वाला जो मामला है वो कम से कम लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में वो इनफाइनाइट टाइम नहीं रखता, और आप फाइनाइट टाइम में इसको। इसलिए आज के लेक्चर का पर्पस है कि आपको नजर आ जाए कि ब्रूट इनफाइनाइट सॉल्यूशन साफ नजर आ रहा है, कौन सा मैक्सिमम है, और ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है, तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का सिर्फ ये है कि ब्रूट फोर्स बता दिए और दूसरा दिखा रहा है। बाकी जो कैलकुलेशंस है ये जाहिर है हम 2-3 लेक्चर्स चलेंगे, आप ग्राफ लेके आओगे, प्लॉट करोगे, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जब क्विज लेंगे तो डेफिनेटली रिजॉल्व करने ही पड़ेंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले ये जरा देखें, हमने कंस्ट्रेंट्स आपके पास थी 4, मैंने उसमें से फर्स्ट कंस्ट्रेंट को उठाया,
मैंने कहा था ना, इसको वैसे ही याद कर लें, 6x1 + 4x2 ≤ 24। इसको प्लॉट करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। जब आप इसे प्लॉट करते हो ना, तो ये 2 डायमेंशनल है, ये x1 ले लेंगे डायरेक्शन और ये x2 ले लेंगे। तो इट मींस ये लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर इक्वेशन बन सकती है। कम से कम ये इक्वल भी है और लेस देन भी है। इक्वल तो उठाएं, वो तो लाइन ड्रा हो सकती है। तो इसके दो वर्जन है, ये लेस देन भी है 24 से लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल भी है। तो दोनों वर्जन मैं लेता हूँ। मैंने एनिमेशन इस तरह से यूज किया कि आपको समझ आ जाए। ये दो वर्जन है इसके। इसका इक्वल वर्जन इधर इसमें शेप में आ रहा है, इक्वल लेस देन, दो ही वर्जन है। इक्वल को प्लॉट करेंगे और लेस देन को उस प्लॉट करने के बाद डिसाइड करेंगे। तो हमने इक्वल देखने के ग्राफ के अंदर वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करनी हो तो क्या मेथड होता है उसका? आपकी कोई भी लाइन होगी, इस एक्सिस और इन एक्सिस को कट करते हुए जाए, ये ले लें, ये होगी तो इसी फ्रेम के अंदर। तो हमारा कंसर्न है लीनियर प्रोग्रामिंग और वो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो हमारा पॉइंटर को यूज करते हैं, हमारा कंसर्न इस क्वाड्रेंट में है जिसमें x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव है। लाइट्स ऑफ कर दूं अगर ये ठीक है? तो हमारा कंसर्न सिर्फ इसी से, अगर उस रीजन में भी जाएंगे वो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो जाएगी, जो कि x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। लास्ट पे आ रही है। अब अगर चलें लेकिन में काफी है। अब मैंने इस लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्योंकि एक्सिस को कट करना है, वैसे तो आप कोई भी पेयर ले लेंगे, x1 और x2 को सपोज करेंगे वो इक्वल हो रहा है, तो आप सिर्फ प्लॉट कर सकते हैं। दो पॉइंट्स हैं आपको लाइन प्लॉट करनी है। तो क्योंकि इसमें एक्सिस पे कट करना है, जिस एक्सिस पे कट फर्स्ट करेंगे कट करती है, तो इसमें x1 तो ये होगा, x2 क्या होगा? 0। अगर एक इस एक्सिस पर जो चीज कट कर रही है उसमें एक पॉइंट 0 का एक वेरिएबल की वैल्यू, क्यों? ये देखें x2 होता है इसकी हाइट। तो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, हाइट तो 0 है इसकी, तो x2 0 है। अगर मैं इस ये पॉइंट लेता हूँ इस एक्सिस पे, इसकी x2 की तो हाइट है जो अकेले ये वैल्यू है, लेकिन उसकी x1 0। तो इट मींस मैं आसानी से एक वैल्यू 0 लेता हूँ, एक दफा x1 पर 0 लूंगा तो मुझे एक पेयर मिल जाएगा, दूसरी दफा x2 को 0 लूंगा तो दूसरा पेयर मिल जाएगा, और मैं आसानी से ये लाइन प्लॉट कर सकता हूं। तो मैं मिसाली वो इधर दिखाई हुई है, इधर देखिएगा, ये आपने इक्वल को कंसीडर कर रहे हैं, x1 0 लिया, ये 0 मैंने एनिमेशन के साथ आपको नजर आ रहा है, इश्यू नहीं होना चाहिए। 4x2 = 24 और x2 कितना हो जाएगा? 6। तो मुझे कौन सा पॉइंट मिला? x1 तो मैंने 0 सपोज किया था ना, तो x2 मिला 6 मिला, तो मेरे पास पेयर क्या आया? 0 6। अगर x1 एक्सिस को मैं पहले बोलूं और x2 को बाद में 0 6, तो मैं प्लॉट करता हूं 0 6। क्यों? ये डिस्टेंस 0, हाइट 6, और ये मैंने स्केलिंग इस तरह की हुई है 1 2 3 4 5 6 बोल्ड लाइन। ये ग्राफ मैंने खुद से लाइन से ड्रॉ किया था, बड़ा टाइम लगा, सिर्फ ये कि विजुअल इफेक्ट हम इधर ही देखें, ये पावर पॉइंट के अंदर बनाया। दूसरा पॉइंट कैसे लेंगे? आप उसी इक्वेशन में x2 को 0 ले लें तो आपको रेस्पेक्टिव x1 मिल जाएगा। x2 0 लिया, उसी में पुट करें 4x2 x2 0 है, x1 क्या आ जाएगा? 4, और ये प्लॉट करेंगे आप, इसमें x2 0 लिया हुआ है और x4 4 क्या, तो आपका पेयर आएगा 4 0, राइट? क्यों? ये 4 है, 1 2 3 4 और हाइट 0। इन दोनों को मिला दें, लाइन ज्वाइन हो जाएगी जो इस इक्वेशन की लाइन हो। तो अब दोनों को ज्वाइन कर दें। अब सिर्फ जो समझने वाली बात है सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैंने
इस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये जो लाइन बनाई है ना, इस लाइन के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, ये पॉइंट सेटिस्फाई, जब उनको ज्वाइन किया तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे आप कैलकुलेट करके देखें, ये पॉइंट लेंगे 1 2 3 x.3, ये ग्राफ से स्केलिंग के साथ कैलकुलेट करें, जो आएगा पुट करें 24 के इक्वल। इट मींस ये जो लाइन है, हम उन पॉइंट्स तक, उन सारे सॉल्यूशंस तक पहुंच चुके हैं x1 और x2 की वैल्यू पे, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट की सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वालिटी को। फॉलो किया इस पॉइंट को? कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं बात? यानी आपने जो इससे इक्वालिटी से लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन क्या कह रही है? ये सारे पॉइंट्स आप स्केल से ले लें, इस इक्वालिटी x हम एक्सक्लूड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 24 के इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट, हमें वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए इक्वल हो, लेस देन भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट थी लेस देन इक्वल। तो लेस देन हमें ये सॉल्यूशन चाहिए, इसके अलावा और भी सॉल्यूशन चाहिए जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन से होंगे? ये डिपेंड करता है। अब ये क्योंकि हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, सिर्फ ये नहीं है, उधर भी आएंगे लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। वो या तो ये हो सकता है इस लाइन से बिलो, बल्कि मैं ये कहूँ ये लाइन अगर इंफिनिटी तक ले जाए तो लाइन के दो ही पोर्शन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। इसको इंफिनिटी ले जाए, वो दूसरे नेगेटिव सेक्शन में भी चले जाए, लेकिन क्योंकि हमने पॉजिटिव सेक्शन में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी एक कंस्ट्रेंट की वायलेशन ना हो जो इम्प्लिसिट है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके लिए हम पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो ये रीजन है या ये रीजन है। अब वो कैसे पता चलेगा? आप बड़ी आसानी से कुछ पहले तो ये पॉसिबिलिटीज देखिए, या तो ये रीजन हो सकता है पूरा, यानी रीजन मींस इस रीजन का कोई भी पॉइंट है, ये डॉट है x1 x2 24 से लेस ही हो, तो ये पूरा रीजन हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन क्या है? ये हो सकता है। अब देखना है कि इनमें से कौन सा है। इन्होंने कहा कि डाउनवर्ड। अच्छा, आपसे मैं अगर पूछना चाहूं कि कोई ऐसी मैथमेटिकल रीजनिंग बताएं कि ये डाउनवर्ड। कोई और मैथमेटिक, कोई ऐसा, इसका एक सिंपल सा आंसर है, नहीं आपने ये, मैं ये पूछना चाह रहा था हमें रीजन का कैसे पता चलेगा कि इसको सिंपल सॉल्यूशन है उसका। देखिए, आप इस रीजन का कोई भी एक पॉइंट लें, उसके अंदर पुट करें, अगर तो लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है, हमारा बाइनरी आंसर है ना, या वो रीजन या ये रीजन, तीसरी ऑप्शन नहीं। तो उस रीजन के लिए यानी ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट इसका लेंगे, उसमें पुट कर दें। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो इट मींस ये वाला है, या इसका कोई पॉइंट ले लें, अगर वो सेटिस्फाई करता तो रीजन की सिलेक्शन बाइनरी है, यस और नो। इधर से यस नो करवा लेंगे, इधर से यस नो करवा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है। तो इसके लिए आसान मेथड पता क्या है जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाले सजेस्ट करते हैं? वो कहते हैं पॉइंट भी लेने के लिए टाइम लगता है कि इधर से कैलकुलेट करना। ये ओरिजिन पॉइंट लाइन से नीचे है, तो ओरिजिन पॉइंट लेने बड़ी आसानी से पुट करके पता चल जाएगा साइड से। तो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? 0 0। आप जस्ट 0 0 पुट करेंगे, क्या बनेगा? 0 लेस देन 24। इट मींस क्योंकि लाइन से नीचे वाला एक पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, इट मींस ये रीजन है, वो रीजन है। तो बड़ा ये मैथमेटिकल आंसर है। तो इसके लिए हमें ये डिसाइड करना है, वो मैंने थोड़ी सी वर्किंग दी है, आप इसको कंसीडर करें। और ये देखो मैंने 0 0 सपोज किया है, और मैंने कहा जरूरी नहीं है 0 0 सपोज करें, आप कोई भी पॉइंट इसका ले लेंगे, कोई पॉइंट इसका ले लेंगे, वो पेयर आप पुट करें, चेक हो सकता है।
लेकिन बार दफा आपको पता चलेगा और ओरिजिन आपको जल्दी से आंसर देगा, ऑलवेज जीरो होगा। लेकिन ये गारंटी है कि ग्रेटर देन, ये लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन हो तो और स्टोरेज चेंज ऊपर भी जा सकता है, राइट? तो 0 0 पुट करें, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। और दूसरा ये है कि सिर्फ आपको नहीं सिखाना है, यूट्यूब पे सारे लोगों को सिखाना है, ठीक है? ये एक और चीज, इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। दो डायरेक्शन है, ऊपर या नीचे, क्योंकि डाउनवर्ड है तो सॉल्यूशन स्पेस कौन सी है? ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो उसको सैटिस्फाई कर रहे हैं। ये अब ये सिर्फ अभी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हमने किया है। अब मैं आपसे पूछूं कौन से पॉइंट्स फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई कर रहे हैं, या कौन से सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए क्योंकि x1 और x2 के पेयर की बात कर रहे हैं। तो कौन से पेयर्स हैं जो आपकी फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई कर रहे हैं? ये रीजन इनफाइनाइट है, आपको नजर आ रहा है इनफाइनाइट। ये रीजन प्लस ये जो लाइन के ऊपर है वो भी है। वो क्यों है? इक्वालिटी भी है। ये जो लाइन है, ये लाइन वाले पॉइंट्स इक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं और ये वाले पॉइंट्स इनइक्वालिटी लेस देन को होल्ड कर रहे हैं। इट मींस ये वो सॉल्यूशन एरिया है। नजर आ गया हमें कि कोई भी पॉइंट ले लें सेटिस्फाई करेगा। ये ले लीजिए, अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट इसके लिए मैंने लास्ट कंस्ट्रेंट जो थी उसको पहले ही सामने बिठा के रखा, अदरवाइज इधर वाले सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे ये वाले, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर है, लीनियर प्रोग्रामिंग से बाहर है। दूसरी कंस्ट्रेंट की तरफ आते हैं और देखिए एक और चीज नोट करनी है। जब दूसरी कंस्ट्रेंट को इधर ही उसका एरिया देखना है तो हमें जब उसका एरिया प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास जिस सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कौन सा एरिया हो जो उन दोनों का इंटरसेक्शन हो। क्यों? हमने ऐसे सॉल्यूशन को लेना है जो चारों कंस्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली। आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक कंस्ट्रेंट वाला नहीं है, वो उस कंस्ट्रेंट को भी सैटिस्फाई करे, दूसरी को भी करे। वो कौन सा एरिया सकता है जो उनका कॉमन एरिया हो। तो ये जरा जो अभी एक ऐसा एरिया जो मैं ड्रॉ करके बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी कंस्ट्रेंट ली, अब मेरे ख्याल में तेजी से इसको कर सकता हूं। 0 पुट करें, इक्वेशन लिया x to 3, तो ये आ गया 0 3, ये 0 3। x to 0 लिया, उसी के अंदर पुट किया 6 0, दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन बनी। अभी लाइन आई है कि ये पॉइंट्स हैं जो सेकंड, अभी सेकंड कंस्ट्रेंट का माइंड, ये वो पॉइंट्स हैं जो सेकंड कंस्ट्रेंट्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? लेस देन को भी देखना है क्योंकि लेस देन भी है, तो या उसका ये रीजन होगा या अपवर्ड, इस लाइन की बात है, या इसका ये सॉल्यूशन स्पेस। जरा देखते हैं कैंडिडेट्स क्या है, या तो ये हो सकता है एरिया, उसी लाइन सेकंड लाइन की बात कर, या ये हो सकता है। तो जरा देखते हैं ओरिजिन को प्लेस करते हैं। सेटिस्फाइड इट मींस बिलो द लाइन। कॉमन एरिया कौन सा होगा? बता सकता है? लेकिन ये सारा शेडेड होगा। मैं जरा पहले एरिया बना लूं फिर देखते। ये सॉल्यूशंस पे डाउनवर्ड, ये शेडेड वो एरिया है जो सेकंड कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई। अब मैं बताइएगा ये सॉल्यूशन किसको सैटिस्फाई कर रहा है? कंस्ट्रेंट 1, 2 को नहीं, 2 को कर रहा है, 1 को नहीं। ये दोनों को कर रहा है और हमने तो साइमल्टेनियसली उस पेड़ तक जाना है जो चारों को करे, अभी दूसरी पे हम। तो हमारा सॉल्यूशन स्पेस कॉमन लेके कहां तक जाएंगे? ये आपका यहां तक आ गया। सॉल्यूशन को मैंने स्किप कर दिया। जब ये एरिया एक कंस्ट्रेंट को कर रहा है दूसरी को नहीं कर रहा तो मेरे सॉल्यूशन से तो निकल गया। ये आप यहां तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह थर्ड कंस्ट्रेंट को लेकर, ये थर्ड कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल वाला वर्जन, लेस देन वर्जन 0, कोई स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? 0 को पुट करें आपको x2 मिल जाएगा और ये है 0 1, पॉइंट ड्रॉ करते हैं
0 1, दूसरा x2 को 0 लें और इसी इक्वालिटी में पुट करते हैं -1। अब प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट ने मुझे कहा आप तो कहते थे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही रहना है, ये तो आप इधर चले गए, आपके माइंड में क्या इसका आंसर है? देखिए ये लाइन भी नेगेटिव में जा रही है, ये भी जा रही है, तो लाइन कहीं से भी गुजरे हमें अपने सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में रहना है। तो प्लॉट करेंगे उस पोर्शन को वैसे ही छोड़ देंगे जो नेगेटिव में जा रहा है। तो प्लॉट करने के लिए पॉसिबिलिटी, यानी ये ना समझे ये वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सॉरी ये वेरिएबल की वैल्यू, ये तो एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन की बात नहीं है। ये लाइन ड्रॉ की आपने और इसमें जरा देखिएगा और ये देखने अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये पॉसिबिलिटी देखिए मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में रह रहा हूँ, अपवर्ड और दूसरी पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड, ये दोनों हो सकते हैं। देखते हैं कौन सा ओरिजिन अभी भी इस लाइन के नीचे है, ये तो ट्राई कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं। ये सॉल्यूशन स्पेस बनेगी डाउन, ये मैंने शेडेड से शो कर दी। अभी भी आप देख सकते हो यहां से आप बस तीनों कंस्ट्रेंट्स को कौन सा एरिया सेटिस्फाई, देखें ये 2 को 1 और 2 को कर रहा है, थर्ड को नहीं, तो मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये 1 को कर रहा था, ये सिर्फ थर्ड को कर रहा है, बल्कि सेकंड को भी कर रहा था, थर्ड को भी। मुझे सिर्फ कंसर्न है कि ये जो पिंकिश टाइप है, ये 2 कंस्ट्रेंट्स का जो लाइंस वाला है, ये थर्ड का, तो ये एरिया बनेगा। मैं पॉइंटर के साथ जो ऑनलाइन है उनकी भी हेल्प हो जाए, ये बनेगा ये राइट, दूसरी चीजें स्किप कर देते, तो ये पोर्शन भी स्किप हो गया। एक कंस्ट्रेंट और रहती है अभी, तो ये एरिया है जो तीनों की तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। x2 लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल वर्जन लिया, x2 अब x2 इक्वल टू 2 कैसे प्लॉट होगा? मैथमेटिक्स के ऊपर x2 2 मींस x1 क्या है? 0। ये कौन सी मैथमेटिक्स आप यूज कर रहे हैं कि x1 0 है? कहां लिखा है? अगर कुछ भी ना हो तो यही पूछ रहा हूं, ये कहां लिखा है? अगर कुछ भी ना हो इट मींस सब कुछ है, मतलब x2 2 होगा, x1 0 से इंफिनिटी तक, x1 तो सब कुछ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी। ये देखें x2 2, x1 0 के लिए भी यही पॉइंट है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, और इंफिनिटी तक x2 ही जा रहा है। तो अगर कोई इस तरह की लाइन आए, x2 अगर कांस्टेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर x1 होता है 2 तो वो वर्टिकल लाइन बनेगी। तो ये माइंड से चीज निकाल दी, ये लाइन बनी x2 2 हॉरिजॉन्टल, और उसी तरह लेस देन 2 भी चाहिए हमें, ये वाला, तो लेस देन 2 के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली मेथोडोलॉजी, ओरिजिन को टेस्ट करेंगे नीचे। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये वाला या ये वाला, और कौन सा होगा? डाउनवर्ड, ये स्पेस। और हमने इस लाइन के साथ ही ये पूरी लाइन इंफिनिटी तक, ये सिर्फ 4th कंस्ट्रेंट के लिए, और हमारे लिए ये स्किप हो जाए, ये छोटा सा पोर्शन, ये भी स्किप हो जाए, तो ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस बनेगी ये वाला, ये 4 पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगी ये। तो अब देखें 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, जो मेंटल स्केल से पॉसिबल नहीं है एक्सप्लोर करना, यहाँ एक्सप्लोर भी हो सकती है। ये लाइन के अलाउंग जो पॉइंट्स हैं वो भी 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, इक्वालिटी को, और जो इस रीजन के अंदर है वो उनकी लेस देन वाली ऑप्शन को 4 की 4 को कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसका x1 कैलकुलेट करें, x2 कैलकुलेट करें, वो पेयर सॉल्यूशन होगा।
दिस इज दैट। तो इनफाइनाइट को ग्राफ के जरिए हमने प्लॉट कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने तो ऑप्टिमल ढूंढना है, और ऑप्टिमल के लिए भी कितनी बड़ी स्टेटमेंट ये एक मेथड दे रहा है। इस शेप के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना, उनमें से कोई एक ऑप्टिमल। तो अब तो आपको कॉर्नर नजर भी आ गए होंगे, देखें इनके एजेस इस शेप के, एक ये एज है, कॉर्नर किसको कहते हैं, दो लाइन को ज्वाइन करें, एक ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6। अब देखें जहां पे इनफाइनाइट ऑप्शंस थी वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, वो एक्सप्लोर हो गए, उनमें से ऑप्टिमल नहीं ढूंढ सकते थे। अब ये फाइनाइट ऑप्शन होगी कि 6 ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन, और वो कैसे पता चलेगा कि उसमें ऑप्टिमल है, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। इतनी हेल्प कर दी मैंने कि इनमें से कोई एक है, आप कोई मेथड बता दी कि इनमें से कौन सा ऑप्टिमल होगा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि जी चाहिए ना हमें जी मैक्स चाहिए। टाइम बता दीजिए, अभी हमारे पास 30 मिनट है, 15 मिनट। तो बता सकते हैं इनमें से, आपने ऐसे नहीं बताना, आपने मैथमेटिकल वे में बताना। सिर्फ उसी को क्यों पुट करना, आप एक और माइंड में रखिएगा, आपने खुद जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं आएगा। आपने कंप्यूटर में एक आंसर देना है तो कंप्यूटर ब्लाइंड होता है, आप तो इसको देख रहे हो। मैं अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई 6 पॉइंट्स दे दूं, इसको नजर आएंगे, इसको नहीं नजर आएंगे, तो वो सबके सबको एक्सप्लोर करके देंगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए 6 के 6 को लें, जी में पुट करें, जैसे क्या होगा 6 कैलकुलेशन में लेंगे, उसमें जो मैक्स जी होगा वो आपका ऑप्टिमल। तो इन कॉर्नर में से एक कॉर्नर तक पहुंचने के लिए अगर कंप्यूटर से लेना है तो ऑल पॉसिबल 6 ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। ठीक हो गया? क्यों, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नहीं देख सकते। अगर 100 पॉइंट्स भी हैं, यही मेथड है 100 टाइम। देखिए इसको आप नहीं कह सकते कि ये देखिए यही बेस्ट वे है, या तो इससे भी और बेस्ट वे लेके हैं, जहां इनफाइनाइट थे वो 100 तक आपको ले जाए, और कंप्यूटर के लिए 100 करना कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने तो 100 की बात की, अगर ये 1 मिलियन कॉर्नर पॉइंट्स फाइनाइट है, 1 मिलियन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस से चलेगा और सेकंड में करेगा। इसमें वो एक्सपोनेंशियल जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो नहीं है, वो और चीज है, किसी और टाइम पे मैं उसको एड्रेस कर दूं। कि एल्गोरिथम नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं नहीं एल्गोरिथम का स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि ये इसकी अगर आप 1 मिलियन भी लें, इसकी कॉस्ट हम टाइम कॉस्ट को लेते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इस तरह से इसको उसकी कीमत इस तरह लेते हैं। तो ये लीनियर ही है जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है? कंप्यूटर के लिए इवन सुपर कंप्यूटर के आप i3 भी 1 मिलियन को ऐसे कर देगा। आप जरा ए ले लें इतना लार्ज, तो ऐसे कर लें, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर दे देगा। ठीक, तो जरा देख, एक तो मेथड ये है जो मैंने ये भी बताया, सबको एक्सप्लोर कर ले, उसके अलावा भी मेथड, और मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं चाहूंगा वो चीज आपको समझ आए। यहाँ तक तो समझ आए कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आ चुका है, वो काफी दिखा देगा, और ऑप्टिमल वैल्यू भी दोनों कैलकुलेट जी, इसको देख के आप लेंगे ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो जी को जी भी कैलकुलेट हो जाएगी और x1 और x2 की वैल्यू। लेकिन आपने जो रिक्वायरमेंट है उस मेथड को सीखना है जो इन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके ना एक लाइंस से ही बताए। जरा देखते हैं, थोड़ा सा पहले देखते हैं, मुझे याद नहीं मैंने स्लाइड में प्रीवियस सेमेस्टर के बाद आज ही ओपन की है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने लगा, तो अभी देखता हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। हाँ, पहले कॉर्नर पॉइंट से ले रहा हूँ, तो कॉर्नर पॉइंट पहला है 0 0, यानी ये एक सॉल्यूशन। तो देखिए ये सारे कॉर्नर सॉल्यूशंस हैं, ना सिर्फ वो सॉल्यूशन है बल्कि ये भी हैं, लेकिन हम कहेंगे हमारे कॉर्नर्स में से कोई एक ऑप्टिमल है। तो सॉल्यूशन 1 लिया, जी कैलकुलेट किया, ये सॉल्यूशन 2 है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन 2 1 2 3 x1 4 और x2 0।
ये थर्ड है, x1 क्या है 1, ये में बोल्ड लाइन है 2 3, और ये 1 और इन दोनों के हाफ पे 1.5, x2 1.5, 4 2 2 स्केल से नजर आ रहा है। और नेक्स्ट 1 2 ग्राफ से देखा जा सकता है ये 1 2 कैसे, और फिफ्थ 0 1। इनमें से कोई एक बेस्ट है और उसको देखते हैं बारी बारी किसमें पुट करना है इसको, Z में। अब वो जो मैक्स है, मैक्स तो गार्ड है, Z के 6 वर्जन आएंगे। पहला Z, अगर मैं Z को सेट ले लूं और वो उसका पहला नंबर होगा 0 0, ये पॉइंट, सेकंड एलिमेंट होगा ये पॉइंट, थर्ड ये, और उनमें से Z ने क्या करना, मैक्स ने क्या करना है, उनमें से बेस्ट को उठा के रिटर्न करना है। पहले का 0 आ गया, दूसरे का 20, ये तो कर लेंगे ना, Z सामने लिखी हुई है, 21 18 13, कौन सा बेस्ट है? 21 वाला। और मैंने स्टार्ट पे 21 आपको बताया था, ये मॉडल की ऑप्टिमल आंसर ही 20। तो आप मुझे ये बताएं इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, लिखवाएंगे ऐसे। जब मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने लिखना है x1 = 3, ये कहना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुल वेरिएबल्स की वैल्यू से कुल कलेक्शन है। ऑप्टिमल वैल्यू कौन है, z = 20। आई थिंक अब आपको सॉल्यूशन के भी फैमिली का पता चल गया होगा और ऑप्टिमल वैल्यू। अच्छा, अब मैं वो मेथड बताने लगा हूं जिस मेथड को आपने सीखना है, क्योंकि मिड के बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे इंडियन प्रोग्रामिंग में, कोई रियल लाइफ का प्रॉब्लम लेंगे और उसमें जो आप इंडस्ट्री के जो कोर टीम होती है वो टेबल के ऊपर बैठ के डिसीजन ले रही होती है, और उनके सामने आप अक्सर आपने सुना होगा इंजीनियर का काम क्या होता है, कोडर बेचारे सारी सुबह आएंगे शाम तक कोडिंग ही करते रहेंगे, डिसीजन कौन ले रहा होगा, इंजीनियर। तो वो जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसी तरह ग्राफ प्लॉट करके किसी सॉफ्टवेयर से एनालिटिक लेके उसको विजुअलाइज करके डिसीजन ले रहे होते हैं, और उसमें वो जो सी वाला डिसीजन है इस तरह से ले रहे होते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं ये आपके लिए मुश्किल है या आसान है, तो एक अलग से एक इशू है। लेकिन डिसीजन ऐसे ले रहे हैं जो पहले वाला था, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि इस तरह से। हाँ, एग्जाम में मैं क्वेश्चन देता हूँ तो किसी को ये वाला अगर समझ नहीं आता, ऐसे हो नहीं सकता ना समझ आए, अगर आप चाहें तो जरूर समझ आएंगे, समझने में एक ही तो पैरामीटर है, आप अगर चाहेंगे तो जरूर समझ आएंगे। तो अगर फिर भी समझ ना आए एग्जाम में तो आप कम से कम इन 6 को एक्सप्लोर करके आंसर देके जान छुड़ा सकते। लेकिन वेटेज थोड़ी सी माइनस डिडक्ट हो जाती है। अब जरा देखिएगा, मुझे जी को भी प्लॉट करना है, मुझे जी भी तो लीनियर इक्वेशन है ना, सिर्फ फर्क पता कितना है जी का और पहली इक्वेशन का। पहली इक्वेशन जो हमने किया था वो ये लेफ्ट साइड पे थी और राइट साइड पे 24 लाइक एक था इक्वल के साथ, सिर्फ अब फर्क ये है पहली कंस्ट्रेंट्स के अंदर ये कांस्टेंट था 24, एक जगह 6 था, यही था, लेकिन इसमें ये नहीं पता, और जब तक ये नहीं पता होगा तो आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो मैं सी को भी प्लॉट करना चाह रहा हूं इसके, तो बताएंगे आप ये मैंने इसको प्लॉट करना है और इसके लिए हंड्रेड ये है कि इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रोटेट करते तो पहले ही बनते हैं बात को लिखिए, जब तक मुझे ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो लाइन ड्रॉ करना। तो जी की मैं वैल्यू बोलती हूँ ना, कुछ सपोज करके लाइन को ड्रॉ करूँ, वो और बात है कि मुझे कौन सी जी चाहिए, ज्यादा तो यही होगा कि वो इससे बाहर नहीं प्लॉट हो जाएगी। तो मुझे वो लाइन जो भी इधर से प्लॉट करनी है उसको इसके अंदर लेके आना, इस रीजन के अंदर, यानी इससे गुजर के जाए। और शुरू में तो मुझे नहीं पता, डेट एंड ट्रायल मेथड से एक्सपोज करूंगा, मुझे कम से कम फर्स्ट टाइम लाइन यहां कहीं बननी, और मैंने लिया वो फर्स्ट करेक्ट Z5 लाइन इधर बन गई, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा Z को इंक्रीज करके देखिए,
और माइंड में रखिए इस वैल्यू को जब आप चेंज करते हो, जो आप लाइन पे स्लोप का नहीं कोई फर्क पड़ता है। जो मैथमेटिक्स जानते हैं स्लोप पता है कहते हैं, लाइन का टिल्ट हो जाना, उसको स्लोप कहते हैं। वो स्लोप डिपेंड कर रहा होता है इन वैल्यूज पे, ये वेरिएबल्स के साथ, ये तो वही 5/4 ही है। तो मैं जब इसको चेंज करूंगा तो उसका टिल्ट नहीं होगा, लाइन ऐसे होगी, पैरेलल ड्रैग हो सकती है। मतलब चलिए एक वाली 5 ली लाइन ये बनी, दूसरी ली तो उसका पैरेलल ही जाएगी या नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो ये जो साइड होती है स्लोप फिक्स्ड है, इसको वेरी करने में वो लाइन पैरेलल ऐसे साइड है। ये लाइन है ना, मैं थोड़ा सा जी चेक करता हूँ, या तो ऊपर जाएगी लेकिन पैरेलल या थोड़ा सा इधर आएगा, तो मैं बड़ी आसानी से चेक कर सकता हूँ। अगर 5 पे जी ये है, मैं 7 करके देखता हूँ, अगर जी नीचे आ गई, थोड़ी सी नीचे आई, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इस रीजन में थोड़ा ज्यादा जी को इंक्रीज करके आ जाएगी इस रीजन में। और फर्क करें में पाकिस्तानी मेथड में बहुत ज्यादा वैल्यू जल्दी शॉर्टकट यानी कि जी ज्यादा इधर चली जाएगी, फिर मैं इसको थोड़ा सा और कम करके इस रीजन में लाया जा सकता। और उसकी मेथड क्या है, जी को सपोज कर रहे, ये चीज माइंड में समझ आती है ये बात। तो आपने सी को, यानी ये वही बात है कि जो प्रॉफिट है आपने देखना है मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, लेकिन आप फिलहाल इसको प्लॉट करने के लिए ऐसी रफी को लेते हैं और कहीं बाहर प्लॉट हो जाती है, बाहर प्लॉट होगी, आप कहोगे ये प्रॉफिट 100 ले लिया आपने, ये इधर प्लॉट होने का मतलब है तो भाई ये तो आपका सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों, आपके सॉल्यूशन स्पेस तो ये है, आपने इसकी सी लेनी है ना, तो इसलिए उस लाइन को वो किसी का दिल चाहे तो कह रही मुझे 21 प्रॉपर्टी चाहिए तो 100 चाहिए, ख्वाहिश पे कौन किसी पे एतराज कर सकते हैं। वो लेकिन आपको उस सी को ड्रैग करते हुए इस रीजन के अंदर लेके आने के भाई उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करना है, उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने ये जो दूसरे लोग हैं ऑनलाइन, उनको उनके लिए मैं इधर ही ड्रैग करके दिखा अटेंडेंस की बात हो रही है। चलो बेटा आपकी आवाज में नॉइज है, अगर कोई अटेंडेंस का क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है, जो ऑनलाइन है जूम पे मेरी रिपोर्ट मिल जाती है, कब ज्वाइन किया, कितनी ड्यूरेशन में आप मौजूद रहे, उधर से मैं ले लूंगा, नो इशू। और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी नॉइस है तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप नेक्स्ट क्लास में आके पूछ सकते हैं, ऑफिस में आके पूछ सकते हैं, यही आंसर हो सकते हैं। इतना क्लास में तो नहीं साइयों वाली बात तो नहीं मुझे। अच्छा ये प्लीज देखें, मैंने सी सपोज कर ली 25 और अभी मैंने उसकी रीजन बता दी है। ये वही प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री अपनी ख्वाहिश कर सकती है, लेकिन मिलना वही है जो शेडेड एरिया से मिले। मैंने 25 सपोज किया, वही मेथड 0 सपोज कर लें, सॉरी आपको कोई भी पॉइंट आप सपोज कर सकते हो इसमें, आप ना x1 और x2 कोई भी पॉइंट अगर सपोज आप कर सकते हो। फर्स्ट और सॉरी मैंने कहा था ना 0 लेने, 0 नहीं हम कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इसमें मैंने x1 0 सपोज किया तो x2 दूसरा आ जाएगा 25 से रिलेटेड, तो मैंने x1 1 लिया, तो आप भी रैंडमली कोई भी ले सकते हो। मतलब एक पॉइंट आपने अपनी मर्जी से लेना है, दूसरा पॉइंट इधर से निकलेगा, वो पॉइंट सी के ऊपर ही वाला। ये एक सपोज आपने किया, x1 को 1 लिया तो x2 के निकला 5, ये जस्ट में वैसे ही आपने ये प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट लेने के लिए आपने ये क्या है x1 3 लिया, तो z के अंदर से क्या निकला जिसमें 24 लिया हुआ है वो आपको 2.5, इन दोनों को ज्वाइन कर कम से कम आपको z का स्लोप तो इस 5 और 4 में दे दिया होगा। सिर्फ ये 25 प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा सा 25 से नीचे आने की कोशिश करूंगा, देखूंगा लाइन ड्रैग किस डायरेक्शन में हो रही है, क्या लाइन इधर ड्रैग हो रही है इधर, मुझे कहां लेके आना है इधर। अगर मैं कम करने पे लाइन इधर ड्रैग हो रही है तो मैं कम करते हुए इसी जगह अंदर ले आऊंगा, तो मुझे थोड़ी सी 25 के अलावा कोई और सी लेनी होगी, एक अटेम्प्ट तो लेनी होगी ताकि उसका बिहेवियर पता चले कि वो लाइन नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, लेकिन स्लोप यही रहेगा, टिल्ट नहीं होगी, पैरेलल ड्रैग होगा। तो z कितना लिया 19 को लेके उसी तरह x1 खुद सपोज किया, x2 उधर से निकल आया, आपके पास एक पॉइंट आ गया,
और ये भी आपने अपनी मर्जी से एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। दूसरा भी इसी तरह सपोज करके लिया, अब देखें ये लाइन उस लाइन के पैरेलल ही बनेगी, लेकिन ये शेडेड रीजन के अंदर आ गई। यहाँ पे वो चीज शुरू होती है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, टाइम जरा बताइए, 2 मिनट। यहाँ से फिर दोबारा से शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस को यूज करते हुए देखें, ये वाले कौन से प्रॉफिट्स हैं जिनका x1 और x2 मौजूद है? क्या ये जो z दिया हुआ है आपने 23, क्या ये 19, क्या ये ऑप्टिमल है? देखें इस लाइन को नीचे लेके आए तो 19 से नीचे लेके आएंगे ना z को, तो प्रॉफिट कम कर रहे हो। इधर लेके जाएंगे मतलब इस लाइन को पैरेलल थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाओ तो न्यू प्रॉफिट मिल जाएगा जो 19 से ग्रेटर होगा। तो ऑप्टिमल तो ना हुआ 19। अगर मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल, बताएं ऑप्टिमल है या अभी भी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट? जितनी देर तक ये रीजन बाहर ओपन रहेगा, इट मींस जितना भी ड्रैग करते रहूंगा तो z इंक्रीज करता हूं, ड्रैग हो रहा है ना, तो इट मींस सॉल्यूशन स्पेस सारी कंस्ट्रेंट को सैटिस्फाई करने वाली मौजूद है। ये कलर स्कीम क्या कह रही है? ये चारों को सैटिस्फाई कर रही है, ये भी सर कर नहीं रही। तो जब आप इसको ड्रैग करोगे, इवन यहां तक की लाइन ले आओगे, ऐसे थोड़ा सा पोर्शन है उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है जो कि जिसमें z आएगा और उससे भी इंप्रूव हो सकती है। तो बताइए इसको मैं ड्रैग करते हुए लेके जाऊं, उन 6 कॉर्नर पॉइंट्स में से कौन सा कॉर्नर पॉइंट टच होगा? लास्ट, यही वाला पॉइंट। आप स्केल बढ़ा रहे हैं, मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन, तो वो प्रॉफिट तो आपका मानने वाला ही नहीं है। नीचे आएंगे, फर्स्ट लाइन जब डॉट टच होगा वो एक सॉल्यूशन है जो शेडेड रीजन का है, और उससे नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो वायलेशन हो जाएगी। वही कॉर्नर पॉइंट आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये कॉर्नर पॉइंट जो आपने सबको एक्सप्लोर करके लिया था, जी प्लॉट करके स्केल के साथ ड्रैग करते हुए देख सकते हैं। अभी मैं छोड़े वैल्यूज को, मैं मुझे अगर इसका एक लेवल नहीं पता चल गया था, मैं इधर ही स्केल रखता, ऐसे ड्रैग करते हुए जो पहला पॉइंट टच हो रहा था शेडेड रीजन का, तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आई थिंक ये समझ में आने वाली बात है, ठीक है? तो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। आगे भी अगला प्रॉब्लम भी हम कर लेंगे। तो इट मींस नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ पेपर अगर आप ले आए तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, जब प्लॉट करेंगे तो फिर मैं खुद ही देखूंगा कि आप बार बार मुझे कहोगे सर इधर क्या करते हैं, इधर क्या करना है, तो वो हर्डल्स मौजूद हैं। क्यों? जब तक आप डेमोंस्ट्रेट नहीं करोगे आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। तो आप ग्राफ पेपर लेके आइएगा और हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। जो स्केलिंग का इशू आएगा हर चीज़ को मैं उस वक्त, तो अगला लेक्चर हम प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे। एक प्रॉब्लम और भी है ग्राफ से करना, वो मिनिमम ऑब्जेक्टिव का, ये मैक्सिमम का है, उसमें सारी चीजें उलझ जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये मैच्योर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ये एक्सक्यूज मी प्लीज, बात सुनिए, लिसन प्लीज। इसका मैं लिंक, ये वीडियो लेक्चर्स ये भी ईमेल कर देता हूँ, और अगर ETIS चैनल है उसका भी लिंक कर देता हूँ। तो ये पूरा रिकॉर्डिंग हो गई है। स्लाइड में देखिए रिकॉर्डिंग सारी क्लास को स्लाइड और लेक्चर्स के लिए